हेलो एवरीवन, मैं हूं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम सीरीज 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आज हम सॉल्व करेंगे लेटेस्ट सिलेबस 2026 के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट क्वेश्चन, जिनके थ्रू आप एग्जाम का पैटर्न, कॉन्सेप्ट्स और ट्रिकी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि सिर्फ आंसर याद ना रहे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो अपनी नोटबुक और पेन रेडी रखिए और देखते हैं आप 100 में से कितने मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। चलिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। While giving the mutual fund units for repurchase, the distribution should consider the impact of capital gain tax and dash on the investor's portfolio. जब म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम की जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर को कैपिटल गेन टैक्स के साथ और किस चीज का इम्पैक्ट कंसिडर करना चाहिए। पहला ऑप्शन है बीटा, दूसरा ऑप्शन है एंट्री लोड, तीसरा ऑप्शन है एग्जिट लोड, चौथा ऑप्शन है शार्प रेशियो। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम करता है तो दो चीजें उसको रिटर्न को इफेक्ट कर सकती है। पहला है कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड एक फी होती है जो एएमसी रिडम्पशन के टाइम चार्ज करती है। यूजुअली ये तब लगती है जब इन्वेस्टर शॉर्ट पीरियड में यूनिट्स रिडीम करता है। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। As per the fair valuation principle laid out by SEBI, it is mandatory to disclose the valuation policy in SEBI के फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन पॉलिसी को कहाँ डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड टू इन्वेस्टर्स पीरियोडिकली, तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल आर नॉट टू बी पुट इन पब्लिक। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर साइन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिस्क्लोज करने होते हैं। साइन क्या होता है? साइन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें इंक्लूड होता है एएमसी डिटेल्स, वैल्यूएशन पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और इन्वेस्टर सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में वैल्यूएशन पॉलिसी इंक्लूड होता है। A mutual fund scheme shall not invest more than 10% of its total NAV in debt instrument. This rule is not applicable for which type of debt instrument? एक म्यूचुअल फंड स्कीम अपने टोटल एनएवी का 10% से ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ये रूल किस टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई नहीं होता? पहला ऑप्शन है ट्राई पार्टी रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरा ऑप्शन है ट्रेजरी बिल्स, तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। म्यूचुअल फंड सिंगल इशुअर के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में मैक्सिमम 10% एनएवी तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रूल डाइवर्सिफिकेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट पर ये लिमिट नहीं होती क्योंकि ये वेरी लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सेबी ने एक्सेप्शन दिया है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये नहीं होता है। ट्रेजरी बिल, ट्राई पार्टी रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट बैक्ड या हाईली सिक्योर होते हैं, इसलिए इनमें 10% इन्वेस्टमेंट लिमिट अप्लाई नहीं होता। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो ऑल ऑफ द एबव। In the mutual fund industry, every AMC gives an ARN code number to the mutual fund distributor, which is to be renewed every 3 years. True or false? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एएमसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एआरएन कोड देती है और ये 3 साल में रिन्यू होता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। एमफी इशू द एआरएन कोड नंबर, एएमसी इशू नहीं करता है, एमफी इशू करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एआरएन का फुल फॉर्म होता है एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर। एम्फी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये भी आपको याद रखना होगा कि एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो एम्फी इशू करती है एआरएन नंबर। पहले प्रोसेस क्या होता है इसका? पहले एनआईएसएम सीरीज 5 पे सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना पड़ता है, उसके बाद केवाईडी नो योर डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करना होता है, फिर एम्फी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तब एम्फी डिस्ट्रीब्यूशन को एआरएन नंबर अलॉट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि एएमसी इशू करती है, जबकि इशू एम्फी करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट क्रेडिट रिस्क? इनमें से किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क होता है? पहला ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, दूसरा ऑप्शन है जंक बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है जीसेक फंड, चौथा ऑप्शन है इनकम फंड। तो इसका राइट आंसर है जंक बॉन्ड।
जंक बॉन्ड को हाई यील्ड बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ये बॉन्ड लो क्रेडिट रेटिंग वाले होते हैं, ईश्वर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए इनमें क्रेडिट रिस्क सबसे ज्यादा होता है। तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं कि जीसेक फंड वेरी लो क्रेडिट रिस्क होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट बैक्ड होता है। मनी मार्केट फंड इसमें भी क्रेडिट रिस्क लो होता है। इनकम फंड मीडियम होता है और जंक बॉन्ड में वेरी हाई क्रेडिट रिस्क होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है जंक बॉन्ड। Which information has to be included in the mutual fund application form when a non-resident subscribe for the units? क्वेश्चन ये बोल रहा है जब एनआरआई म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदता है तब एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होती है। पहला ऑप्शन है पासपोर्ट डिटेल्स, दूसरा ऑप्शन है कंट्रीज ऑफ रेसिडेंस इन द पास्ट 1 ईयर, तीसरा ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द लास्ट 1 ईयर और चौथा ऑप्शन है करेंट ओवरसीज एड्रेस। तो इसका राइट आंसर है करेंट ओवरसीज एड्रेस। जब एनआरआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तब एप्लीकेशन फॉर्म में नॉर्मल डिटेल्स के अलावा ओवरसीज डिटेल्स यानी कि ओवरसीज एड्रेस देना मैंडेटरी होता है। एएमसी को इन्वेस्टर की रेसिडेंस लोकेशन पता चलता है, इससे रेगुलेटरी कंप्लायंस मेंटेन होता है, टैक्सेशन और कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से होता है। तो इसका राइट आंसर है करेंट ओवरसीज एड्रेस। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है व्हाइल एवेल्युएटिंग द म्यूचुअल फंड स्कीम द एक्सपेंस रेशियो मैटर्स मोर इन डेट फंड देन इक्विटी फंड। एक्सपेंस रेशियो डेट फंड में इक्विटी फंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा स्टेटमेंट है एन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड हैज टू मैंडेटली इन्वेस्ट इन हाई क्रेडिट क्वालिटी डेट सिक्योरिटी। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड सिर्फ हाई क्रेडिट क्वालिटी सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज फॉल्स, दूसरा ऑप्शन है ओनली बी इज फॉल्स और तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है ओनली बी इज फॉल्स। एक्सपेंस रेशियो मैटर मोर इन डेट फंड देन इक्विटी फंड्स, इसीलिए ऑप्शन ए जो बोला जा रहा है वो राइट है। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मैटर करता है डेट फंड में देन इक्विटी फंड से। रीजन क्या है? डेट फंड के रिटर्न जनरली 6 से 8% के रेंज में होता है और एक्सपेंस रेशियो 1 से 1.5% हो जाए तो रिटर्न पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है राइट है। ऑप्शन बी है फॉल्स। डेट फंड, अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि डेट फंड 7% है, एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो नेट रिटर्न कितना आ गया? 6% आ गया। तो इसीलिए ज्यादा मैटर करता है डेट फंड में एक्सपेंस रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली बी इज फॉल्स। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सपेंस रेशियो। टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला ऑप्शन है द एएमसी इज नॉट अलाउड टू चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ ए स्कीम ड्यूरिंग इट्स इंटायर लाइफ टाइम। दूसरा ऑप्शन है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो and it need not to be communicated to the unit holder as it an internal matter. तीसरा ऑप्शन है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द यूनिट होल्डर्स। चौथा ऑप्शन है देयर इज नो टर्म एज टोटल एक्सपेंस रेशियो फॉर ए म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इसका राइट आंसर है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द यूनिट होल्डर। अगर टीईआर मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो चेंज होता है तो एएमसी को इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ईमेल के थ्रू, वेबसाइट डिस्क्लोजर के थ्रू या फिर फैक्ट शीट या कम्युनिकेशन के थ्रू। टोटल एक्सपेंस रेशियो मतलब हो गया म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करने का टोटल एनुअल कॉस्ट। इसमें इंक्लूड होता है फंड मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये कॉस्ट एनएवी से डिडक्ट होती है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बीटा इज ए मेजर ऑफ रिस्क ओनली फॉर इक्विटी स्कीम। ऑप्शन बी है वेरियांस इज ए मेजर ऑफ रिस्क फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी स्कीम। ऑप्शन सी ए फॉल इन प्राइसेस ऑफ द डेट सिक्योरिटीज ड्यू टू डिफॉल्ट इज नोन एज ए क्रेडिट इवेंट। तो ओनली ए एंड बी आर ट्रू है या ओनली ए एंड सी ट्रू है, ओनली बी एंड सी ट्रू है या फिर ऑल ए एंड बी सी आर ट्रू है। तो इसका राइट आंसर ऑल ए बी सी आर ट्रू। बीटा इज ए मेजर ऑफ रिस्क ओनली फॉर इक्विटी स्कीम। अगर बीटा इक्वल टू 1 है तो मार्केट जैसा ही मूवमेंट होगा, अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल होगा और अगर बीटा 1 से कम है तो मार्केट से कम वॉलेटाइल होगा।
वेरियांस इज ए मेजर ऑफ रिस्क फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी, वो दोनों डेट एंड इक्विटी में रिस्क मेजर में काम आता है। प्राइस फॉल ड्यू टू डिफॉल्ट इज कॉल्ड क्रेडिट इवेंट। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। If a person has to be traded in units of a closed-ended mutual fund on the stock exchange platform, then the units have to be held in dash. अगर कोई इन्वेस्टर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करना चाहता है तो यूनिट किस फॉर्म में होने चाहिए? पहला ऑप्शन है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है फिजिकल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है क्योंकि इन्वेस्टर स्कीम के बीच में एएमसी से रिडम्पशन नहीं कर सकता। इसलिए अगर इन्वेस्टर बीच में पैसा निकालना चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट सेल करता है। स्टॉक एक्सचेंज पर कोई भी सिक्योरिटी ट्रेड करने के लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। क्लोज एंडेड फंड के यूनिट डिमेटेरियलाइज्ड यानी कि डीमेट फॉर्म में होने चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। Which of these investor is are exempted from providing PAN details for investment in mutual fund? कौन कौन से इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए पैन डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है? पहला ऑप्शन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वेयर एनुअल इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹50,000। अगर 50,000 से कम इन्वेस्टमेंट है एक फाइनेंशियल ईयर में तो वहां देने की जरूरत नहीं है, तो ये राइट है। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टर रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम के रेसिडेंट्स को पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है, ये भी राइट है। तीसरा ऑप्शन है ट्रांजेक्शन अंडर टेकन ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी राइट है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को बिहाफ पे जो ट्रांजेक्शन होता है वहां देने की जरूरत नहीं है। और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। नॉर्मली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए पैन मैंडेटरी होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केस में पैन देना जरूरी नहीं होता, जैसे गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन हो, सिक्किम के रेसिडेंट हो, यूएन और इंटरनेशनल एजेंसी जो इंडिया में टैक्स नहीं देते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट 50,000 पर ईयर म्यूचुअल फंड में कम है तो वहां भी पैन देने की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि सारा ही ऑप्शन सही है। An investor chooses a mutual fund scheme based on whether his her dash matches with that of the scheme. इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते टाइम किस चीज को मैच करता है स्कीम के साथ? पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट पीरियड, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो इसका राइट आंसर है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक क्लियर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि ग्रोथ, इनकम, सेफ्टी। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? उसे अपना गोल मैच करना चाहिए स्कीम के ऑब्जेक्टिव के साथ, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। म्यूचुअल फंड हैव टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट इन। म्यूचुअल फंड को आरबीआई के रूल किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में फॉलो करने पड़ते हैं? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटीज मार्केट, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड, तीसरा ऑप्शन है मनी मार्केट, चौथा ऑप्शन है कमोडिटी मार्केट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनी मार्केट। मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड को कंट्रोल कौन करता है? सेबी कंट्रोल करता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसलिए म्यूचुअल फंड जब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें आरबीआई के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। To become a mutual fund distributor in India, one has to pass an exam which is conducted by mutual fund distributor बनने के लिए जो एग्जाम देना पड़ता है वो कौन कंडक्ट करता है? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी तो रेगुलेट करता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। तीसरा ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एनआईएसएम। चौथा ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम। अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है एनआईएसएम एग्जाम क्लियर करना, और फिर जो दूसरा स्टेप है एमपी में रजिस्ट्रेशन करना, जैसे कि एआरएन, जिससे एआरएन नंबर मिलेगा। तो आप लोगों को ये प्रोसेस याद रखना है कि एनआईएसएम एग्जाम दिलाता है और लाइसेंस एमपी से मिलता है। How often does a mutual fund disclose the information on total expense ratio charged to a mutual fund scheme and where is this published? म्यूचुअल फंड अपना एक्सपेंस रेशियो कितनी बार डिस्क्लोज करता है और वो इंफॉर्मेशन कहाँ पब्लिश होती है? पहला ऑप्शन है डेली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट, दूसरा ऑप्शन है वीकली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट, तीसरा ऑप्शन है वंस a month in the fund fact sheet, चौथा ऑप्शन है once a year when it makes the mandatory disclosure to SEBI and MP। तो इसका राइट आंसर है डेली ऑन द म्यूचुअल फंड
वेबसाइट, टोटल एक्सपेंस रेशियो मतलब टीईआर। टीईआर मतलब म्यूचुअल फंड चलाने का टोटल कॉस्ट एक्सपेंस जो इन्वेस्टर से इनडायरेक्टली चार्ज होता है। एएमसी को डेली बेसिस पर टीआर डिस्क्लोज करना होता है और वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करती है। इन इंडिया द म्यूचुअल फंड आर कंस्टिट्यूटेड एज। इंडिया में म्यूचुअल फंड का लीगल स्ट्रक्चर क्या होता है? पहला ऑप्शन है लिमिटेड कंपनी, दूसरा ऑप्शन है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, चौथा ऑप्शन है ट्रस्ट। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ नंबर वाला ट्रस्ट। इंडिया में म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर होता है ट्रस्ट स्ट्रक्चर। ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082 के अंडर गवर्न होता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे गवर्न होता है, कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082। इन्वेस्टर का पैसा ट्रस्ट के थ्रू मैनेज होता है। एक ट्रस्टी होता है जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। एएमसी फंड मैनेज करती है। इसलिए म्यूचुअल फंड कोई कंपनी या एनजीओ नहीं होता, ये एक लीगल ट्रस्ट स्ट्रक्चर होता है। Suresh sees that his friend are investing in a finance scheme which is promising very high returns. एक पॉन्जी स्कीम में वो इन्वेस्ट कर रहा है, वहां उसको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। ही ऑल्सो ब्लाइंडली इन्वेस्ट इन द सेम स्कीम, वो भी सेम स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता है। विच बायस इज सुरेश एग्जिबिटिंग? ये कौन सा बायस है? पहला ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी, दूसरा ऑप्शन है लॉस एवर्जन, तीसरा ऑप्शन है कॉन्फिडेंस बायस, चौथा ऑप्शन है एंकरिंग। तो इसका आंसर है हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी का मतलब क्या हो गया? जब लोग बिना सोचे समझे दूसरों को फॉलो करते हैं, उसे हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। जैसे सब लोग एक स्टॉक या स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी बिना रिसर्च किए उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। यही ये डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन और क्राउड इन्फ्लुएंस से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ड मेंटेलिटी। Which is the first step that a mutual fund distributor should take in building a mutual fund portfolio for his investor? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाता है तो सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है ही शुड लिस्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड फॉर द इन्वेस्टर टू सिलेक्ट, दूसरा ऑप्शन है ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है ही शुड इन्वेस्ट द अमाउंट इन ए लिक्विड फंड एंड सेट द systematic transfer plan in good equity funds, चौथा ऑप्शन है he should list good equity funds with the lowest expense ratio for the investor to select। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर वाला he should set the financial goal of the investor। पहले फाइनेंशियल गोल सेट करना होता है। इन्वेस्टमेंट कभी फंड से स्टार्ट नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट गोल से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे चाइल्ड एजुकेशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, हाउस बाइंग, ये सब गोल हो गया। जब गोल क्लियर होता है तभी डिसाइड होता है कितना इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए करना और किस टाइप के फंड में करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर। डैश इज a प्रॉपर बेंचमार्क फॉर a बैलेंस्ड हाइब्रिड स्कीम। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड के लिए करेक्ट बेंचमार्क कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्राइजिल हाइब्रिड 75+25 कंजर्वेटिव इंडेक्स, दूसरा ऑप्शन है क्राइजिल हाइब्रिड 25+75 एग्रेसिव इंडेक्स, तीसरा ऑप्शन है क्राइजिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स। तो यहाँ बैलेंस हाइब्रिड पूछा जा रहा है, हम लोगों को पता है बैलेंस्ड में 50+50 होता है, तो इसीलिए क्राइजिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स इसका राइट आंसर होगा। हाइब्रिड फंड इक्विटी प्लस डेट फंड को हाइब्रिड फंड बोलते हैं। इसमें एग्रेसिव फंड होता है, एग्रेसिव हाइब्रिड होता है जिसमें ज्यादा इक्विटी होता है, 75% इक्विटी होता है और इसका जो इंडेक्स होता है 25+75 एग्रेसिव इंडेक्स। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में 50% इक्विटी होता है और 50% डेट होता है, तो इसका जो बेंचमार्क होता है 50+50 मॉडरेट इंडेक्स। कंजर्वेटिव फंड में ज्यादा डेट होता है 75% और इसका जो बेंचमार्क होता है 75+25 कंजर्वेटिव इंडेक्स। In which of these cases will the lock-in in a retirement fund be lower than the prescribed 5 years? कौन से केस में रिटायरमेंट फंड का लॉक इन 5 साल से कम हो सकता है? पहला ऑप्शन है when the retirement age is earlier than 5 years from the date of investment, दूसरा ऑप्शन है when the age of the investor at the time of making initial investment is not less than 50 years, तीसरा ऑप्शन when the target corpus is achieved before 5 years, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है व्हेन द रिटायरमेंट एज इज अर्लियर देन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटायरमेंट फंड एक ओपन एंडेड सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम होता है जिसमें लॉक इन पीरियड होता है 5 साल या रिटायरमेंट एज तक, जो भी पहले आए विच एवर इज अर्लियर। तो एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि रिटायरमेंट फंड
का लॉक इन पीरियड कितना होता है, तो 5 साल होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और ईएलएस फंड का लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स। ये भी याद रखिएगा, ईएलएस फंड लॉक इन पीरियड 3 इयर्स और रिटायरमेंट फंड लॉक इन ईयर 5 इयर्स। इस स्कीम में पैसा आप 5 साल से पहले या रिटायरमेंट से पहले जो भी पहले हो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। As per SEBI guidelines, TAS are vested with the responsibility of developing indices as benchmark for debt mutual fund scheme. SEBI के अकॉर्डिंग डेट म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क इंडेक्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पहला ऑप्शन है एमफी, दूसरा ऑप्शन है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी, तीसरा ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड थीम सेल, चौथा ऑप्शन है द रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एएमसी। तो इसका राइट आंसर है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी। सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डेट फंड्स और बैलेंस्ड स्कीम के लिए बेंचमार्क रिसर्च और रेटिंग एजेंसी बनाती है, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमफी रिकमेंड करता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिकमेंड कौन करता है, तो रिकमेंड एमफी करता है और इसका राइट आंसर है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी। डैश इज यूज्ड टू मेजर फंड रिस्क रिलेटिव टू मार्केट इंडेक्स। कौन सा मेजर्स बताता है कि फंड का रिस्क मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना है? पहला ऑप्शन है ट्रैकिंग एरर, दूसरा ऑप्शन है बीटा कोएफिशिएंट, तीसरा ऑप्शन है ट्रायनर रेशियो, चौथा ऑप्शन है शार्प रेशियो। तो इसका राइट आंसर है बीटा कोएफिशिएंट। बीटा एक रिस्क मेजर है जो बताता है कि कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना मूव करता है। जैसे एग्जांपल, बीटा अगर 1 है तो फंड बेंचमार्क के साथ सेम मूव करेगा। एग्जांपल, निफ्टी 50 अगर 1% ऊपर गया है तो फंड भी 1% ऊपर जाएगा। बीटा क्योंकि 1 है, और अगर निफ्टी 50 1% नीचे गया है तो फंड भी 1% नीचे जाएगा। दूसरा ये है कि बीटा अगर 1 से ज्यादा है, जैसे कि बीटा 1.5 है 1.5, तो निफ्टी अगर 1% ऊपर गया है तो फंड कितना ऊपर जाएगा? 1.5% ऊपर जाएगा। और निफ्टी अगर 1% नीचे गया है, मतलब निगेटिव है, तो फंड 1.5% नीचे जाएगा। बीटा अगर 1 से कम है, मतलब लो है, तो यहाँ रिस्क कम होता है। जैसे कि फंड मैनेजर फंड बेंचमार्क से कम मूव करेगा। बीटा अगर 0.5 पे यहाँ पे और निफ्टी अगर 1% मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो फंड 0.5 मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो इसका राइट आंसर है बीटा कोएफिशिएंट। The indices based on government securities will be an appropriate benchmark for which type of funds? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे बेस्ड इंडेक्स किस फंड के लिए बेस्ट बेंचमार्क होगा? पहला ऑप्शन है क्रेडिट रिस्क फंड, दूसरा ऑप्शन है गिल्ट फंड, तीसरा ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो गिल्ट फंड होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, वो गवर्नमेंट फंड होता है। तो इसका राइट आंसर है गिल्ट फंड, क्योंकि फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इसका बेंचमार्क भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेस्ड इंडेक्स ही होगा। तो गिल्ट फंड मतलब 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसका राइट आंसर है गिल्ट फंड। इन केस द यूनिट्स आर प्लेज्ड, द यूनिट होल्डर डैश। अगर यूनिट प्लेज यानी कि गिरवी है तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन है कैन सेल द यूनिट्स आफ्टर द लॉक इन पीरियड। तो जब भी यूनिट्स अगर गिरवी होता है तो अपन लोग पढ़ चुके हैं कि यूनिट्स को सेल नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, कैन नॉट सेल द यूनिट, इसका राइट आंसर है। आपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स बैंक को प्लेज करके लोन लिया, जब तक लोन क्लियर नहीं होता यूनिट सेल नहीं कर सकते हैं, स्विच भी नहीं कर सकते हैं। ओनली आफ्टर बैंक एनओसी देगा, जब आप लोन को पूरा कर देते तो बैंक एनओसी देगा, तभी फ्री होगा आपका यूनिट, तब उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। जब तक आपका यूनिट प्लेज है तब तक आप सेल नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट्स। फॉर विच म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस मैंडेटेड बाय सेबी। सेबी के हिसाब से किन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्यू डिलिजेंस मैंडेटरी है? पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु सर्विसेज मोर देन 25 इन्वेस्टर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोर देन 25 इन्वेस्टर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ड्यू डिलिजेंस में 4 क्राइटेरिया होता है, आगे फिर इसको डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु रिसीव कमीशन ऑफ ₹50 लाख फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। तो हाँ, ये राइट आंसर है, 50 लाख सिंगल म्यूचुअल फंड से होना चाहिए और 1 करोड़ पूरे इंडस्ट्री लेवल पर होना चाहिए। तो 2 नंबर राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु ब्रिंग्स इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टर ऑफ ओवर
1 crore फॉर ए सिंगल म्यूचुअल फंड। तो 1 करोड़ नहीं होगा, यहाँ पे 50 lakhs फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड होगा। ऑल ऑफ द एबव रॉन्ग है, 3 नंबर भी रॉन्ग है, 1 भी रॉन्ग है, 2 इसका राइट आंसर है। सेबी चाहता है कि लार्ज या फिर इन्फ्लुएंशियल डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए, इसलिए एएमसी को बोला गया है इन डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्यू डिलिजेंस करो। कौन से डिस्ट्रीब्यूटर? जो बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं उन पे ड्यू डिलिजेंस लगता है, जैसे कि बहुत ज्यादा कमीशन अर्न कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर, हाई एएम है जिनका, मल्टीपल लोकेशन पर काम करते हैं। तो जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का जो क्राइटेरिया है वो 4 क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है वो? मोर देन 20 लोकेशन, 20 लोकेशन पे अगर उनका ज्यादा बिजनेस है 20 लोकेशन से, तो ड्यू डिलिजेंस के पार्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन में अगर 20 लोकेशन रहे तो आप उसको टिक कीजिए, वो राइट आंसर हो जाएगा। एयूएम राइज ओवर ₹100 crore across industry in the non-institutional category but including high net worth individual। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है उनका एयूएम 100 करोड़ होना चाहिए, तो फिर वो ड्यू डिलिजेंस में आ जाएंगे। कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹1 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री, मतलब सारे एएमसी में मिलाकर के उनका जो फाइनेंशियल ईयर उसमें 1 करोड़ कमीशन होना चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर सिंगल एएमसी म्यूचुअल फंड से 50 लाख का कमीशन आना चाहिए, तो फिर वो ड्यू डिलिजेंस के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। तो यही 4 चीज आपको याद रखना है ड्यू डिलिजेंस से, कि मोर देन 20 लोकेशन, 100 करोड़ इंडिविजुअल एवं कमीशन रिसीव 1 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री, या फिर कमीशन रिसीव 50 लाख फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? इंडिविजुअल कैन रजिस्टर अप टू 5 बैंक अकाउंट्स विथ म्यूचुअल फंड, तो इंडिविजुअल 5 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये तो राइट है। दूसरा ऑप्शन है नन इंडिविजुअल कैन रजिस्टर अप टू 10 बैंक अकाउंट्स विथ म्यूचुअल फंड, तो इंस्टीट्यूशनल कंपनी ये सब 10 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में से? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Which among the following bias can lead to concentrated portfolio? कौन सा बायस इन्वेस्टर को मजबूर करता है कि वो लिमिटेड और फैमिलियर इन्वेस्टमेंट में ही पैसा लगाए, जिससे पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड हो जाए? तो पहला ऑप्शन है फैमिलियरिटी बायस, दूसरा ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी, तीसरा ऑप्शन है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, चौथा ऑप्शन है रिसेंसी बायस। तो इसका राइट आंसर है फैमिलियरिटी बायस। फैमिलियरिटी बायस का क्या मतलब होता है? इंसान जो चीज जानता है, फेमिलर है, उसी में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर सिर्फ नोन चीजों में इन्वेस्ट करता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज इग्नोर करता है, क्योंकि उसको न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में ना जानना है ना वो जानता है। जो चीज जानता है उसी में वो इन्वेस्ट करता है, जिससे उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं हो पाता है और कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, लिमिटेड रहता है, जिससे रिस्क का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस तरह के बायस को क्या बोलते हैं? फैमिलियरिटी बायस। हर्ड मेंटेलिटी क्या बोलते हैं? जब लोग खुद का एनालाइज नहीं करते, रिसर्च नहीं करते और लोगों को फॉलो करते। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अपने ऊपर ज्यादा ही ओवर ट्रस्ट हो जाना। और रिसेंसी बायस मतलब रिसेंट इवेंट, अगर रिसेंट इवेंट पॉजिटिव है तो उनको लगता है कि सिर्फ पॉजिटिविटी ही होने वाला है, ऊपर ही मार्केट जाएगा। और अगर रिसेंट बायस नेगेटिव है, जैसे कि अभी 1.5 साल से वॉर चल रहा है, वॉर में है, तो अभी मार्केट गिर रहा है 1.5 साल से, तो अब इन्वेस्टर को लग रहा है कि मार्केट हमेशा गिरेगा ही, तो ये रिसेंसी बायस में आ जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा किस टाइप के बायस का क्या आंसर होता है। Which of these funds are suitable for investors who have a long-term investment horizon and are looking for growth? कौन सा फंड टाइप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है? पहला ऑप्शन है इनकम फंड, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, तीसरा ऑप्शन है इक्विटी फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विडिटी फंड। तो इक्विटी फंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है डेट फंड, मतलब सेफ्टी हो, यहाँ पे रेगुलर इनकम हो, उससे रिलेटेड है। बट इक्विटी फंड जो हो गया वो कैपिटल आपका ग्रोथ के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्विटी फंड। तो आपको ऐसे याद रखना, इक्विटी फंड मतलब ग्रोथ वेल्थ क्रिएशन। डेट फंड में जैसे इनकम, लिक्विड, लॉन्ग ड्यूरेशन, उसमें सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए होता है। With respect to the procedure for getting impaneled as a mutual fund distributor with AMC, the applicant needs to sign a declaration for। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ रजिस्टर होता है तो उसे किस चीज का डिक्लेरेशन साइन करना होता है? पहला ऑप्शन गारंटी ऑफ एडिंग ए मिनिमम ऑफ 5 इन्वेस्टर एवरी मंथ। तो ऐसा कुछ है नहीं गारंटी बोल के कि आपको 5 इन्वेस्टर एवरी मंथ ऐड ही करना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत।
डिक्लेयरिंग द रिबेट गिवन बैक टू द इन्वेस्टर, ये भी ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि रिबेट करिए कुछ भी नहीं होता म्यूचुअल फंड में। इंश्योरिंग दैट ऑल एम्प्लॉयज हु आर सेलिंग म्यूचुअल फंड विल हैव मोर देन वन एआरएन कोड, ऐसा भी कुछ नहीं कि वन एआरएन कोड से ज्यादा होना चाहिए। कमिटमेंट टू अवॉइड स्टैच्यूटरी कोड गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कमिटमेंट तो होगा स्टैच्यूटरी नियम कानून रूल रेगुलेशन फॉलो करने का। ठीक है, तो ऑप्शन से ही आपको समझ में आ जाए कि इसका राइट आंसर 4 नंबर वाला है। जब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इंपैनल होता है तो उसे एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है। ये डिक्लेरेशन क्या होता है, इसमें मेन सेबी और एएमसी के रूल्स फॉलो होते हैं, जैसे कि स्टैच्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स। ये जो होता है डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है, उसमें यही लिखा रहता है कि मैं स्टैच्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस सर्कुलर सबको फॉलो करूंगा, तो उसको वो साइन करना पड़ता है इंपैनल के पहले। What is the investment objective of a mutual fund which seeks to grow in value over a period of time? कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है जब फंड का एम टाइम के साथ वैल्यू बढ़ाना? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका आंसर है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब कैपिटल बढ़ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल एप्रिसिएशन। कुछ म्यूचुअल फंड का गोल होता है टाइम के साथ पैसा ग्रो यानी इंक्रीज करना, इसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब आज 1 लाख इन्वेस्ट किए तो फ्यूचर में ये 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए। ये मोस्टली किसमें होता है, इक्विटी फंड्स में। इसीलिए इक्विटी फंड जब लॉन्ग टर्म में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो इक्विटी फंड लेते हैं ताकि पैसा ग्रो हो सके। Who manages the contribution from investors and take investment decision in a mutual fund company? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का पैसा कौन मैनेज करता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन लेता है? पहला ऑप्शन है द इन्वेस्टर्स, दूसरा ऑप्शन है द ट्रस्टी, तीसरा ऑप्शन है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, चौथा ऑप्शन है द स्पॉन्सर। तो इसका राइट आंसर है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में एएमसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एएमसी के पास फंड मैनेजर और रिसर्च टीम होती है जो डिसाइड करता है कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बॉन्ड खरीदना है, कब बाय सेल करना है, पोर्टफोलियो का एलोकेशन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी। आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द सीक्वेंस ऑफ क्रिएटिंग ए म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लॉन्च करने के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला ऑप्शन है लॉन्चिंग द न्यू फंड ऑफर एनएफओ, दूसरा ऑप्शन है फिलिंग ऑफ स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विद सेबी फॉर ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑप्शन है लॉन्च ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन कैंपेन बाय एएमसी, चौथा ऑप्शन है अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी एंड एएमसी बोर्ड फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ सिड। तो इसका राइट आंसर है 4th नंबर वाला, अप्रूवल फॉर ट्रस्टी एंड एएमसी बोर्ड फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ सिड। म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने से पहले एक प्रॉपर अप्रूवल प्रोसेस होता है, जिसमें जो पहला स्टेप होता है वो ट्रस्टी और एएमसी का अप्रूवल होता है। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला प्रोसेस क्या है। सेकंड प्रोसेस है सिड प्रिपरेशन, फिर उसके बाद सेबी फिलिंग एडवर्टाइजिंग और लास्ट में एनएफओ लॉन्च होता है। The investment object of an डैश इज टू सीक कैपिटल एप्रिसिएशन। कौन सा म्यूचुअल फंड कैपिटल एप्रिसिएशन यानी वेल्थ ग्रोथ के ऑब्जेक्ट से इन्वेस्ट करता है? तो पहला ऑप्शन है ग्रोथ फंड, दूसरा ऑप्शन है इनकम फंड, तीसरा ऑप्शन है आर्बिट्राज फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। तो इसका राइट आंसर है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड का मेन ऑब्जेक्ट होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। ग्रोथ फंड क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है, इसमें हाई मार्केट रिस्क भी होता है, क्योंकि जब हाई रिटर्न है तो रिस्क भी हाई होगा, और इसमें डिविडेंड फोकस नहीं होता, इसीलिए ग्रोथ पे ज्यादा फोकस रहता है। तो इसका राइट आंसर है ग्रोथ फंड। फॉर यूनिट्स ऑफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस द लॉक इन पीरियड इज डैश। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के यूनिट्स के लिए लॉक इन पीरियड कितने टाइम का होता है? पहला ऑप्शन है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इवन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट परचेज बाय एसआईपी, दूसरा ऑप्शन है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट्स फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी, तीसरा ऑप्शन है देयर इज नो लॉक इन पीरियड इफ टैक्स एग्जम्पशन इज क्लेम्ड। तो इसका राइट आंसर है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी। ईएलएसएस एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है जिसमें सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 years का। ये याद रखना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड 3 years का होता है। अगर एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट के अलग 3 years लॉक इन होता है। तो अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं ईएलएसएस फंड में, तो अगर मान लेते हैं कि 2021 का आप जनवरी में इन्वेस्ट किए, एक एसआईपी जनवरी में लगा, फिर दूसरा एसआईपी फरवरी में लगा,
तो जो जनवरी में आप जो खरीदे जितना यूनिट मिला वो आप रिडीम कब कर पाएंगे? 3 साल बाद। और फरवरी के लिए फिर अलग से 3 साल, फिर मार्च के लिए अलग से 3 साल। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी। In the usual course of events, a fund manager will have to provide the maximum liquid assets for normal situation में एक फंड मैनेजर को सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स किसके लिए मेंटेन करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ, दूसरा ऑप्शन इक्विटी ईटीएफ, तीसरा ऑप्शन है क्लोज एंडेड फंड, चौथा ऑप्शन है ओपन एंडेड फंड। तो इसका राइट आंसर है ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्टर कभी भी यूनिट्स बाय या रिडीम कर सकते हैं डायरेक्टली एएमसी से। इसलिए फंड मैनेजर को रिडक्शन के लिए कैश या लिक्विड एसेट्स रेडी रखना पड़ता है। इसी वजह से मैक्सिमम लिक्विड मेंटेन करनी पड़ती है। अगर बहुत सारे इन्वेस्टर एक ही दिन रिडक्शन कर देते हैं तो फंड मैनेजर को इमीडिएटली पैसा देना होता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ओपन एंडेड फंड। The dash is used by the fund manager to communicate their views on the economy and the markets of to the investor. फंड मैनेजर अपनी इकोनॉमी और मार्केट के व्यूज इन्वेस्टर तक पहुंचाने के लिए क्या यूज करती है? इसका पहला ऑप्शन है की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में कम्युनिकेट देयर व्यूज इकोनॉमी पे या मार्केट पे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट एक मंथली रिपोर्ट होता है जो एएमसी पब्लिश करती है। ये भी पूछ दिया जाता है कि फंड फैक्ट शीट कितने ड्यूरेशन में पब्लिश होता है एग्जाम में, तो वो आपको याद रखना मंथली। फंड फैक्ट शीट में क्या क्या होता है? फंड का ऑब्जेक्टिव होता है, पोर्टफोलियो होल्डिंग होता है, कौन से स्टॉक में है, बॉन्ड्स में है, कौन से सेक्टर में है, फंड परफॉर्मेंस होता है, एसेट एलोकेशन, रिस्क मेजर, फंड मैनेजर कमेंट्री। कमेंट्री में ही आ जाता है आपका इकोनॉमी एंड मार्केट व्यू। तो इकोनॉमी एंड मार्केट व्यू किसमें होता है? फंड फैक्ट शीट में होता है। What is the disadvantage of company fixed deposit when compared to bank fixed deposit? बैंक फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में कंपनी फिक्स डिपॉजिट का डिसएडवांटेज क्या होता है? पहला ऑप्शन है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है लोअर सेफ्टी, तीसरा ऑप्शन है हाईली वॉलेटाइल, चौथा ऑप्शन है डिफिकल्ट टू लिक्विडेट। तो इसका राइट आंसर है लोअर सेफ्टी। क्योंकि कंपनी फिक्स डिपॉजिट क्या हो गया? कॉर्पोरेट एफडी। अब बैंक एफडी से वो इसीलिए वो बैंक एफडी से ज्यादा रिस्की होता है। कंपनी एफडी जो होता है वो प्राइवेट कंपनी इशू करती है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए तो वो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे नहीं करती, जिसे डिफॉल्ट रिस्क या फिर क्रेडिट रिस्क भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर लोअर सेफ्टी। द इक्विटी शेयर प्राइस ऑफ गोल्ड माइनिंग कंपनीज कैन डिपेंड ऑन। गोल्ड माइनिंग कंपनी के इक्विटी शेयर प्राइस किस चीज पर डिपेंड करते हैं? पहला ऑप्शन है द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, दूसरा ऑप्शन है द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तीसरा आंसर है इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड। तो ये तीनों चीजों पे गोल्ड का प्राइस डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव 1, 2 एंड 3। गोल्ड रिजर्व ऑफ द कंपनी में क्या हो गया? अगर कंपनी के पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व है तो फ्यूचर प्रोडक्शन और प्रॉफिट का पोटेंशियल ज्यादा होता है, इससे शेयर प्राइस इंक्रीज हो सकता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट क्या होता है? अगर कंपनी एफिशिएंटली माइनिंग कर रही है और मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज्यादा होता है। पुअर मैनेजमेंट होने पर शेयर प्राइस गिर सकता है और अच्छा मैनेजमेंट होने पर शेयर प्राइस ऊपर जाता है। तो शेयर प्राइस जो स्टॉक है गोल्ड का प्राइस इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तीसरा इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस। गोल्ड माइनिंग कंपनी के रेवेन्यू डायरेक्टली गोल्ड प्राइस से लिंक्ड होते हैं। गोल्ड प्राइस इंक्रीज करता तो इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब चीज पे गोल्ड का प्राइस डिपेंड करता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल 1, 2 एंड 3। Identify the incorrect statement with respect to SEBI complaint redress system. स्कोर। सेबी कंप्लेंट रेड्रेस सिस्टम स्कोर्स के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन है स्कोर्स इनेबल्स द मार्केट इंटरमीडिएट्स एंड लिस्टेड कंपनीज टू रिसीव कंप्लेंट फ्रॉम इन्वेस्टर, redress such complaints and report redressal। दूसरा ऑप्शन है स्कोर इज अ वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांस रेड्रेस सिस्टम। तीसरा ऑप्शन है स्कोर्स इज कंप्लीटली ऑनलाइन सो एन इन्वेस्टर कैन नॉट लॉज ए फिजिकल कंप्लेन। ऐसा तो नहीं होता, वो फिजिकल कंप्लेन भी कर सकता है बट सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता, फिजिकल को ही फिर ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्कोर एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम ऑनलाइन है पर फिजिकल कंप्लेन भी सबमिट की जा सकती है। इन्वेस्टर सेबी ऑफिस या इंटरमीडियरी को फिजिकल कंप्लेन देता है
कंप्लेन स्कैन की जाती है, उसके बाद स्कोर पोर्टल पर अपलोड करके प्रोसेस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कोर इज कंप्लीटली ऑनलाइन सो एन इन्वेस्टर कैन नॉट लॉन्च ए फिजिकल कंप्लेन। ये स्टेटमेंट फॉल्स है और क्वेश्चन में फॉल्स ही पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए न्यू फंड ऑफर। एनएफओ से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? A closed-ended mutual fund NFO will have a NFO opening date, NFO closing date and a scheme reopening date। तो हम लोग पढ़े हैं कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में एनएफओ ओपनिंग डेट तो होता है, क्लोजिंग डेट भी होता है, बट स्कीम रीओपनिंग डेट नहीं होता है। दूसरा है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एनएफओ विल हैव एनएफओ ओपनिंग डेट, हाँ ठीक है, एनएफओ क्लोजिंग डेट भी होता है और स्कीम रीओपनिंग डेट भी होता है। तो इसमें फॉल्स कौन सा हो जाएगा? ओनली वन इज फॉल्स। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है? क्लोज एंडेड फंड एनएफओ पीरियड में ही यूनिट इशू करते हैं। एनएफओ के बाद स्कीम रीओपन नहीं होती, इन्वेस्टर बाद में स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट बाय सेल करते हैं, एएमसी से डायरेक्ट नहीं, इसलिए स्टेटमेंट वन जो है वो फॉल्स है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है? एनएफओ ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट होती है, एनएफओ क्लोज होने के बाद स्कीम रीओपन हो जाती है, इन्वेस्टर एएमसी से एनबी पर बाय सेल कर सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट है। Which of these is a physical assets? इनमें से कौन सा एसेट्स रियल फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पहला ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट, दूसरा ऑप्शन है यूनिट्स बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तीसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट, चौथा ऑप्शन है शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है रियल एस्टेट। फिजिकल एसेट मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जिन्हें हम टच और देख सकते हैं, जैसे कि लैंड हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, गोल्ड हो गए। फाइनेंशियल एसेट मतलब पेपर, डिजिटल फॉर्म, ये सिर्फ वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल चीज नहीं होती, जैसे कि बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यूनिट्स। हाउ इज द रिडम्पशन ट्रांजैक्शन ऑफ ए म्यूचुअल फंड प्राइस? म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने पर प्राइस कैसे कैलकुलेट होते हैं? एनएवी प्लस एग्जिट लोड, एनएवी माइनस एग्जिट लोड, एनएवी प्लस एंट्री लोड, एनएवी माइनस एंट्री लोड। तो एंट्री लोड करके कुछ नहीं है, एग्जिट लोड ही होगा, तो एनएवी से एग्जिट लोड को माइनस कर दे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनएवी माइनस एग्जिट लोड। जब आप फंड बेचते हो तो आपका एनएवी से थोड़ा कम पैसा मिलता है, क्योंकि एग्जिट लोड कट होता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे एनएवी 11 रुपए है किसी फंड का, एग्जिट लोड है 1%, तो 11 रुपया का 1% कितना हो जाएगा? 0.11। फिर उसको 11 रुपीज एनएवी जो है हमारा 11 रुपीज उससे माइनस कर देंगे, तो वो होगी हमारा रिडक्शन प्राइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएवी माइनस एग्जिट लोड। डैश इज नॉट ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इनमें से कौन सा ऑप्शन म्यूचुअल फंड बेचने का चैनल नहीं है? पहला ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, चौथा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक। तो इसका राइट आंसर है ब्रांचेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई सिर्फ रेगुलेटर है, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट सेल या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। आरबीआई का रोल क्या है? रेगुलेट करना, बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसी करना, इसलिए आरबीआई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ये सब म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, इसीलिए ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाट डज फाइनेंशियल गोल सेटिंग इन्वॉल्व? फाइनेंशियल गोल सेटिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले काम क्या होता है? पहला ऑप्शन डिटरमाइनिंग ऑफ रिस्क प्रोफाइल, दूसरा ऑप्शन है एस्टिमेटिंग द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ए मेजर लाइफ इवेंट, तीसरा ऑप्शन है डिटरमाइनिंग एसेट एलोकेशन। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट जितना है वो देखते हैं और किस इवेंट के लिए चाहिए, तभी हमारा फाइनेंशियल गोल डिसाइड होता है। तो इसका राइट आंसर है एस्टिमेटिंग द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ए मेजर लाइफ इवेंट। पहले गोल आइडेंटिफाई करो, फिर उसके लिए कितना पैसा चाहिए वो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है। रिस्क प्रोफाइल बाद में डिसाइड होता है, एसेट एलोकेशन प्लानिंग स्टेज में तब डिसाइड होता है। A person wants to create a synthetic index. Guide him as to in which of these categories the weightage of equity index would be the lowest. पहला ऑप्शन है सुपर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी ज्यादा होता है, और यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोवेस्ट इक्विटी, तो लोवेस्ट इक्विटी किस में होता है? कंजर्वेटिव में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, क्योंकि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में सबसे कम इक्विटी होता है 25%, बैलेंस में 50%, एग्रेसिव में 75% इक्विटी होता है।
विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला ऑप्शन है इफ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर हेल्ड इन डीमेट फॉर्म दी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि कन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में। दूसरा ऑप्शन है व्हेन ए म्यूचुअल फंड इज रिडीम्ड और व्हेन देयर इज ए डिविडेंड पे आउट द अमाउंट विल बी क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट लिंक टू द डीमेट अकाउंट फॉर दोज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हु ऑप्ट फॉर डीमेट यूनिट्स। तो बी नंबर इसका राइट आंसर है, तो ओनली बी इज करेक्ट। बी राइट क्यों है? क्योंकि रिडम्पशन और डिविडेंड का पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाता है जो डीमेट से लिंक होता है, इसीलिए बी इज करेक्ट। हाउ विल एन एप्लीकेशन टू सब्सक्राइब म्यूचुअल फंड यूनिट्स be treated if an AMFI registration number is mentioned in the application form and the choice of regular plan is indicated? अगर किसी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में ARN नंबर डाला हुआ है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है, और रेगुलर प्लान सिलेक्ट किया है, तो बताओ एप्लीकेशन को कैसे ट्रीट किया जाएगा? एप्लीकेशन को एज ए रेगुलर ही ट्रीट किया जाएगा क्योंकि ARN भी ऐड है और प्लान भी रेगुलर लिया गया है। पहला ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज ए रेगुलर प्लान एप्लीकेशन। दूसरा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड। तीसरा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड रिटर्न फॉर कंप्लीशन। चौथा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट प्लान एप्लीकेशन। तो डायरेक्ट होगा नहीं, कैंसिल क्यों किया जाएगा जब ARN नंबर भी मेंशन है, रेगुलर प्लान भी मेंशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर वाला, इट विल बी ट्रीटेड एज रेगुलर प्लान एप्लीकेशन। अगर आप फॉर्म भरते वक्त ARN डालते हो, इसका मतलब है कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर साथ में रेगुलर प्लान भी सिलेक्ट किया है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ लिया कि आपने रेगुलर प्लान चूज किया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसे ही रेगुलर प्लान बोलते हैं। एसेट एलोकेशन मींस, एसेट एलोकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? पहला ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन फंड मैनेजर इन ए म्यूचुअल फंड। दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट क्लास इन ए पोर्टफोलियो। तीसरा ऑप्शन है एलोकेटिंग ए पोर्टफोलियो टू कैश। चौथा ऑप्शन है एलोकेटिंग म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट्स क्लास इन पोर्टफोलियो। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है आपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में डिवाइड करना, जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया। आपका टोटल पैसा एक जगह नहीं लगता, आप उसे डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हो। इससे रिस्क भी कंट्रोल होता है और रिटर्न भी बैलेंस रहता है। अगर 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे एग्जांपल 5 लाख इक्विटी में डाल दिए, 3 लाख डेट में, 2 लाख गोल्ड में। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो गया और रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो गया। तो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट क्लास इन ए पोर्टफोलियो, मतलब एसेट एलोकेशन। Which entity process the purchase and redemption transaction of investor of an open-ended fund? ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर जब यूनिट्स खरीदता है या बेचता है तो ये प्रोसेस कौन हैंडल करता है? पहला ऑप्शन है द कस्टोडियन, दूसरा ऑप्शन है द ब्रोकर म्यूचुअल फंड एजेंट, तीसरा ऑप्शन है एमफी, चौथा ऑप्शन है RTA एजेंट, मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो इसका राइट आंसर है RTA एजेंट। आरटीए एजेंट का काम होता है इन्वेस्टर का रिकॉर्ड मेंटेन करना, यूनिट का अलॉटमेंट मतलब बाय और सेल करना, स्विच डिविडेंड प्रोसेसिंग करना और इन्वेस्टर का अकाउंट स्टेटमेंट भेजना। तो इसलिए इसका राइट आंसर है आरटीए एजेंट, मतलब वो पूरा ट्रांजैक्शन प्रोसेस हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट इज बिटवीन डैश इन ए बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट के बीच में होता है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है बैलेंस, तो यहाँ पे देखना कि कौन सा बैलेंस जैसा लग रहा है। तो ये आप 3 नंबर ऑप्शन देखेंगे, 40% एंड 60% ऑफ टोटल एसेट्स, तो दोनों के बीच में 50% आ रहा है, यानी यही बैलेंस्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन 40% एंड 60%। द डैश इज द प्रमोटर ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का प्रमोटर कौन होता है? तो हम लोग पढ़े कि म्यूचुअल फंड के जो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर में कौन होता है? स्पॉन्सर होता है। तो इसका राइट आंसर है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर को ही फाउंडर एंड प्रमोटर बोलते हैं। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर में बनता है, ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम्पल में कि म्यूचुअल फंड किस स्ट्रक्चर में वर्क करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रस्ट स्ट्रक्चर। और इस ट्रस्ट को स्पॉन्सर क्रिएट करता है, इसलिए स्पॉन्सर ही मेन पर्सन, प्रमोटर
और फाउंडर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पॉन्सर। When an institutional investor is not allowed to invest in equity markets, then the mutual fund distributor can sell dash to such an investor. अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उससे उसको कौन सा फंड रिकमेंड करेगा? पहला ऑप्शन है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, दूसरा ऑप्शन इक्विटी सेविंग फंड, तीसरा ऑप्शन है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, चौथा ऑप्शन है आर्बिट्रेज फंड। तो इसमें जब भी आप इक्विटी नहीं खरीद सकते तो डेट खरीदना होता है। तो इसमें डेट कौन सा है? कौन सा फंड? डेट फंड। आपको ये देखना होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 100% डेट फंड, इक्विटी सेविंग फंड में इक्विटी प्लस डेट होता है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इक्विटी फंड है, और आर्बिट्राज फंड भी इक्विटी फंड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इक्विटी में इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं होती, ऐसे केस में उन्हें सिर्फ डेट फंड ही रिकमेंड किए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा डेट फंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक डेट फंड है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। डैश इज ए पैसिव फंड। कौन सा पैसिव फंड? ऑप्शन है पहला गोल्ड सेक्टर फंड, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो हम लोग पढ़े जो ईटीएफ होता है वो एक पैसिव फंड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। The main document which authorize a company to invest in a particular mutual fund scheme is, कंपनी को म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट ऑथराइज देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। पहला ऑप्शन है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, और चौथा ऑप्शन है स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है चौथा नंबर वाला स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। कंपनी का डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। जब बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल मिलता है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, और जब स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। The transaction costs are low for investment in real estate as compared to other financial assets. State whether true or false. क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट के कंपैरिजन में कम होता है? तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होता है। रियल एस्टेट में जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसमें स्टम्प ड्यूटी लगता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, ये सब मिलके कॉस्ट काफी हाई हो जाता है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक म्यूचुअल फंड स्टॉक कॉस्ट कंपेरेटिवली कम होता है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट में ज्यादा लगता है चार्जेस। Mr. Mehta is a stock market investor. The stock market had crashed recently. Mr. Mehta pulls back all his investment from the stock market because he fears that the market will fall again. Which bias is Mr. Mehta exhibiting? Mr. Mehta ने देखा मार्केट रिसेंटली क्रैश हुआ है, डर की वजह से उसने अपना सारा पैसा निकाल लिया। ये बिहेवियर कौन सा बायस दिखाता है? पहला ऑप्शन है रिसेंसी बायस, दूसरा ऑप्शन है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, तीसरा ऑप्शन है कंफर्मेशन बायस, और चौथा ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी। तो इसका जो रियल आंसर होगा वो रिसेंसी बायस होगा, क्योंकि रिसेंट इवेंट से ये रिलेटिव है, तो इसीलिए रिसेंसी बायस इसका राइट आंसर होगा। रेसेंसी बायस का मतलब क्या हो गया? जो अभी रिसेंट में हुआ है उसको ही फ्यूचर का बेस मान लेना। मार्केट गिरा तो लोग सोचते हैं गिरेगा, मार्केट बढ़ा तो लोग सोचते हैं अब मार्केट सिर्फ बढ़ेगा ही, बट ऐसा तो नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लोग प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते, सिर्फ रिसेंट इवेंट पर डिसीजन लेते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसेंसी बायस। एसेट एलोकेशन मस्ट प्राइमली मैच। एसेट एलोकेशन सबसे पहले किस चीज से मैच होना चाहिए? पहला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट नीड्स, तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल गोल्स, चौथा ऑप्शन है टैक्स सेविंग नीड्स। तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल गोल्स। एसेट एलोकेशन हमेशा इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। फाइनेंशियल गोल का मतलब क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन, हाउस परचेस, मैरिज फंड, वेल्थ क्रिएशन। तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल गोल। If there is a breach of the code of conduct by an intermediary and a second violation by the intermediary is proved, then the registration of the intermediary is dash.
अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है और दूसरी बार भी वायलेशन प्रूफ हो जाता है तो उस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन क्या होगा? पहला ऑप्शन है नॉट रिन्यूड, दूसरा ऑप्शन है कैंसल्ड, तीसरा ऑप्शन है सस्पेंडेड, चौथा ऑप्शन है विथहेल्ड। तो इसका राइट आंसर है कैंसल्ड। एम्फी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक करता है तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला स्टेप है एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। एम्फी डिस्ट्रीब्यूटर को लेटर भेजता है और बोलता है 3 वीक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन दो। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने वीक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, टाइम पीरियड। तो 3 वीक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप है वार्निंग लेटर। एक्सप्लेनेशन नहीं आता है या एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है तो एम्फी वार्निंग लेटर भेजता है। वार्निंग में लिखा होता है अगर फ्यूचर में फिर वायलेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तीसरा स्टेप है सेकंड वायलेशन। अगर डिस्ट्रीब्यूटर सेकंड टाइम वायलेशन करता है और प्रूफ हो जाता है तो एमपी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, इसलिए इसका राइट आंसर है कैंसल्ड। What is the maximum number of joint holders allowed per mutual fund application? एक म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन है, मैक्सिमम कितने जॉइंट होल्डर्स अलाउड होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका राइट आंसर है 3। म्यूचुअल फंड रूल्स के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन में मैक्सिमम 3 होल्डर्स अलाउड होते हैं। फर्स्ट होल्डर जिसे प्राइमरी होल्डर भी बोलते हैं, सेकंड होल्डर और थर्ड होल्डर। फर्स्ट होल्डर जो होता है वो मेन इन्वेस्टर होता है। स्टेटमेंट और कम्युनिकेशन इसी के नाम पर आते हैं। टैक्स लायबिलिटी भी इसी पर होती है। और जो सेकंड और थर्ड होल्डर होता है वो को होल्डर्स होते हैं। इमरजेंसी या डेथ सिचुएशन में ऑनरशिप ट्रांसफर इजी होता है। Which transaction of an open-ended fund is based on the net asset value NAV pricing? ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड में कौन सा ट्रांजैक्शन एनएवी के बेसिस पर होता है? पहला ऑप्शन है परचेस ऑफ यूनिट्स, दूसरा ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ यूनिट्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ परचेस एंड रिडक्शन ऑफ यूनिट्स। तो इसका राइट आंसर है बोथ परचेस एंड रिडक्शन ऑफ यूनिट्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में दोनों ट्रांजैक्शन एनवी पर होते हैं। पहला परचेस मतलब यूनिट बाय करना, जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड खरीदता है यूनिट्स एनवी प्राइस पर मिलती है। जैसे कि एनवी अगर 50 चल रहा है और इन्वेस्टमेंट 5000 किया तो यूनिट्स कितना होगा, 5000 से डिवाइड कर देंगे 50 को तो 100 यूनिट्स निकल जाएगा। और अगर आप सेल कर रहे हैं, यूनिट आप सेल कर रहे हैं, तो जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड बेचता है पेमेंट भी एनएवी के बेसिस पर मिलता है। जैसे कि एनएवी 70 रुपीज है, यूनिट 100 है, तो 100 को 70 से इंटू कर देंगे तो आपका टोटल अमाउंट निकल जाए कितना मिलने वाला है। तो सारा कुछ एनएवी के बेसिस पे ही हुआ, तो इसलिए इसका राइट आंसर है बोथ परचेस एंड रिडक्शन ऑफ यूनिट्स। The minimum investment limit in equity and equity related instrument of large cap companies for a large cap mutual fund scheme is dash of total assets। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने टोटल एसेट का मिनिमम कितना परसेंट लार्ज कैप कंपनीज इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है? पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा ऑप्शन है 80%, तीसरा ऑप्शन है 85% और चौथा ऑप्शन है 90%। तो इसका राइट आंसर है 80%। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को अपने टोटल एसेट का मिनिमम 80% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। लार्ज कैप कंपनीज क्या होता है? टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। अगर किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट 100 करोड़ है तो मिनिमम 80 करोड़ लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है, क्योंकि 80% इक्विटी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना होता है। और जो बाकी का 20 करोड़ बचा वो इन्वेस्ट होता है कैश में, डेट में या अदर इक्विटीज में, लाइक मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, इसमें। बट लार्ज कैप फंड है तो 80% लार्ज कैप स्टॉक में ही इन्वेस्ट होगा। As per SEBI regulation, a mutual fund scheme should have at least dash investor। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग एक म्यूचुअल फंड स्कीम में मिनिमम कितने इन्वेस्टर होने चाहिए? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन है 25। तो इसका राइट आंसर है 20। म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए दो मेजर कंडीशन होते हैं। मिनिमम 20 इन्वेस्टर होने चाहिए
और दूसरा है कोई भी सिंगल इन्वेस्टर स्कीम के टोटल कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन बन रहा है कि मिनिमम कितने इन्वेस्टर होना चाहिए, तो 20। एक फंड में मैक्सिमम जो कॉर्पस है कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो वो है 25%। तो ये दोनों क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कॉर्पस कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिंगल इन्वेस्टर मैक्सिमम कॉर्पस में कितना इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर एक स्कीम में मिनिमम जो इन्वेस्टर होते हैं नंबर ऑफ इन्वेस्टर कितने होते हैं, तो 20। तो ये आप लोग अच्छे से याद कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। किम में कौन सा इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होता है? पहला ऑप्शन है डेट ऑफ इशू, ओपनिंग, इशू क्लोजिंग एंड रीओपनिंग। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑप्शन है रिस्क प्रोफाइल ऑफ द स्कीम। चौथा ऑप्शन है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। तो इसका राइट आंसर है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। किम में सिर्फ स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, रिस्क प्रोफाइल हो गया, एसेट एलोकेशन, बेंचमार्क, डिविडेंड पॉलिसी, एक्सपेंसेस, स्कीम परफॉर्मेंस। ये सब इन्वेस्टर को स्कीम समझने में हेल्प करता है। Decision in tactical asset allocation are taken on the basis of dash। tactical tactical asset allocation में डिसीजन किस बेसिस पर लिया जाता है? पहला ऑप्शन है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट। दूसरा ऑप्शन है रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर। तीसरा ऑप्शन है इनकम लेवल ऑफ द इन्वेस्टर। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में पोर्टफोलियो एलोकेशन मार्केट के फ्यूचर बिहेवियर को देखकर चेंज किया जाता है। इन्वेस्टर या फंड मैनेजर शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आ जाता है कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखता है या लॉन्ग टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखता है। एग्जाम्पल समस्या, नॉर्मल पोर्टफोलियो एलोकेशन है, 60% इक्विटी है, 30% डेट है और 10% गोल्ड है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि स्टॉक मार्केट जल्दी बढ़ने वाला है तो वो टेम्पररी एलोकेशन चेंज कर सकता है। इक्विटी को बढ़ा देगा, 60 से 75% कर दिया, डेट को कम कर दिया, 30% से 20% कर दिया, क्योंकि इक्विटी मार्केट बढ़ रहा है तो इक्विटी को बढ़ाएगा और बाकी डेट और गोल्ड को कम करेगा। डेट 10% से 5% कर दिया। ये चेंज मार्केट एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर होता है। The expenses on dash cannot be charged to the mutual fund scheme। कौन सा स्कीम, कौन सा एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम पर चार्ज नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है कस्टोडियन फीस। दूसरा ऑप्शन है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तीसरा ऑप्शन है ट्रस्टी फीस। चौथा ऑप्शन है मार्केटिंग एक्सपेंस। तो इसका राइट आंसर है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी के कुछ कंपनी लेवल एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि ऑफिस फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, बिल्डिंग्स, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सब पर डिप्रिसिएशन लगता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑपरेशन का पार्ट नहीं होते, इसलिए इनका एक्सपेंस इन्वेस्टर से चार्ज नहीं किया जा सकता। ये एएमसी के कॉर्पोरेट एक्सपेंस होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। व्हाट इज द रोल ऑफ द कस्टोडियन ऑफ ए म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में कस्टोडियन का रोल क्या होता है? पहला ऑप्शन है टू इशू स्टेटमेंट ऑफ फंड्स होल्डिंग टू द इन्वेस्टर। दूसरा ऑप्शन है टू एग्जीक्यूट द बाय एंड सेल ऑर्डर्स इन द स्टॉक मार्केट। तीसरा ऑप्शन है टू कीप द सेफ कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। चौथा ऑप्शन है टू इशू अकाउंट स्टेटमेंट टू द म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कस्टोडियन का रोल क्या होता है, ट्रस्टी का रोल क्या होता है, स्पॉन्सर का रोल क्या होता है। तो ट्रस्टी का रोल होता है 3 नंबर वाला, टू कीप द सेफ कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। कस्टोडियन का मेन काम होता है म्यूचुअल फंड के सिक्योरिटीज को सेफ रखना। सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कस्टोडियन क्या करता है? म्यूचुअल फंड के एसेट्स को सेफ कस्टडी में रखता है, सिक्योरिटीज की डिलीवरी, रिसीव और ट्रांसफर करता है, बाय और सेल ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट हैंडल करता है। What is the investment range for the mutual fund house to invest in debt instrument for a balanced hybrid fund? बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में डेट इंस्ट्रूमेंट में म्यूचुअल फंड कितना परसेंट इन्वेस्ट कर सकता है? पहला ऑप्शन है 20% एंड 40%। दूसरा ऑप्शन है 40% एंड 60%। तीसरा ऑप्शन है 10% एंड 30%। चौथा ऑप्शन है 20% एंड 50%। तो इसका राइट आंसर है 40% एंड 60%। अगर किसी बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड का टोटल एसेट 100 करोड़ है
तो इक्विटी में कितना इन्वेस्ट होगा, 40 करोड़ से 60 करोड़, और डेट में 40 करोड़ से 60 करोड़। अगर इक्विटी में 40 करोड़ हो रहा है तो डेट में 60 करोड़ होगा, और अगर इक्विटी में 60 करोड़ हो रहा है तो डेट में 40 करोड़ होगा। फंड मैनेजर मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एलोकेशन एडजस्ट कर सकता है, लेकिन रेंज के अंदर ही। और रेंज क्या है, 40% से 60% बैलेंस्ड फंड में। Identify the transaction on which security transaction tax STT is applicable. Security transaction tax STT किस ट्रांजेक्शन पर लगता है? पहला ऑप्शन है परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड, दूसरा ऑप्शन है परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड, और चौथा ऑप्शन है रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इसका राइट आंसर है रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। एसटीटी सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन या सेल पर लगता है। जब इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचता है तब एसटीटी लगता है। तो एसटीटी हमेशा इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगता है, वो भी सेल पे लगता है। ठीक है, और डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या डेट म्यूचुअल फंड पे एसटीटी लगता है सेल करने पे या बाय करने पे? तो डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता, और एसटीटी जो चार्जेस है 0.001% है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि एसटीटी कब लगता है। तो रिडम्पशन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड को बेचने पर लगता है। गोल्ड प्राइसेस आर यूज्ड एज बेंचमार्क फॉर, गोल्ड प्राइस को बेंचमार्क किस फंड के लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है गोल्ड सेविंग फंड, दूसरा ऑप्शन है गिल्ट फंड, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड, क्योंकि गोल्ड सेविंग फंड में गोल्ड को ही बेंचमार्क माना जाए। गिल्ड फंड तो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड हो गया। गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड मतलब कि जो कंपनी गोल्ड माइनिंग कर रही हो सकती है, कुछ और भी करती हो, तो वो नहीं हो सकता, और ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड। गोल्ड सेविंग फंड या गोल्ड ईटीएफ बेस्ड फंड डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनका परफॉर्मेंस गोल्ड प्राइस के साथ मूव करता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, गोल्ड प्राइस अगर 10% बढ़ता है तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड सेविंग फंड का रिटर्न भी अप्रॉक्स 10% के पास हो सकता है, इसलिए गोल्ड प्राइस ही उनका बेंचमार्क होता है। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड सेविंग फंड ही गोल्ड प्राइस का बेंचमार्क होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडेंडम, एडेंडम के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है एडेंडम मस्ट अकंपनी द स्कीम, ये ऑप्शन राइट है। दूसरा ऑप्शन है एडेंडम इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू, यानी ऊपर का दो ऑप्शन सही है, तो यानी तीसरा नंबर ही इसका राइट आंसर होगा। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एडेंडम एक ऑफिशियली अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में टेम्पररी या इंटरिम चेंजेस बताता है। एडेंडम कब यूज होता है? जब किसी डॉक्यूमेंट में कोई चेंज या अपडेट आता है, जैसे फंड मैनेजर चेंज हो गया, एक्सपेंस रेशियो चेंज, एड्रेस चेंज, स्कीम डिटेल्स अपडेट हो गया, तब एडेंडम का यूज होता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडेंडम स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है, ये किम के साथ एक कंपनी करता है, और ये इंटरिम अपडेट्स बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू, मतलब दोनों स्टेटमेंट ऊपर का 1 और 2 ट्रू है। आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, म्यूचुअल फंड में कौन सा ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है? पहला ऑप्शन है ट्रांसमिशन, तो ये नॉमिनी से रिलेटेड हो गया, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा ऑप्शन है नॉमिनेशन, इसमें भी फाइनेंस का कोई लेना देना नहीं, तो ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तीसरा ऑप्शन है प्लेज, ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। चौथा ऑप्शन है स्विच, तो इसमें परचेज भी होता है, रिडम्पशन भी होता है, तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये नहीं है। तो अब ऑप्शन में देखना कि डी किसमें नहीं है, तो 2 नंबर जो आंसर है उसमें डी नहीं है, यानी यही इसका राइट आंसर है, ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन और प्लेज। ट्रांसमिशन क्या हो गया? एक इन्वेस्टर की डेथ होने पर यूनिट लीगल हेयर या नॉमिनी को ट्रांसफर करना, इसमें पैसा इन्वेस्ट या रिडीम नहीं होता। नॉमिनेशन क्या हो गया? इन्वेस्टर किसी पर्सन को नॉमिनी डिक्लेयर करता है ताकि फ्यूचर में यूनिट उसको ट्रांसफर हो सके, इसमें भी मनी मूवमेंट नहीं होता, तो ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। प्लेज क्या हो गया? म्यूचुअल फंड यूनिट्स को लोन के अगेंस्ट कोलेटरल के रूप में रखना, यूनिट सेम रहता है, सिर्फ सिक्योरिटी के रूप में मार्क हो जाती है। और स्विच क्या हो गया? स्विच एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन होता है और फिर परचेस होता है, फंड ए से रिडीम होता है और फंड बी में इन्वेस्ट होता है।
विच ऑफ दिस आर कंसिडर एज इंस्टीट्यूशनल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर? इनमें से कौन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ग्रुप में आते हैं? पहला ऑप्शन नॉन रेसिडेंट इंडियंस, तो ये इंडिविजुअल हो गए। दूसरा ऑप्शन है हिंदू अनडिविडेंड फैमिली, ये भी इंडिविजुअल में आ गए, इंस्टीट्यूशनल में नहीं आए। तीसरा ऑप्शन है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो इसमें तो नाम में ही इंडिविजुअल है, तो ये इंडिविजुअल हो गए। चौथा ऑप्शन है कंपनीज, तो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप कंपनीज ये एक ही होगा, तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर कंपनीज। कंपनीज को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहते हैं। कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन्वेस्ट करती है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन कौन होते हैं? एनआरआई, एचयूएफ, एचएनआई, रिटेल इन्वेस्टर, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटीज होते हैं, जैसे कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड। For a value fund, the minimum investment in equity and equity related instrument is 50% of the total assets. State whether true or false. वैल्यू फंड में मिनिमम इक्विटी इन्वेस्टमेंट 50% होता है, क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वैल्यू फंड में जो इक्विटी होता है वो 65% होता है। वैल्यू फंड को मिनिमम 65% एसेट, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है। वैल्यू फंड क्या करता है? वैल्यू फंड अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, ऐसे स्टॉक जो अपनी रियल वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहे होते हैं। फंड मैनेजर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में जब मार्केट एक्चुअल वैल्यू रिकॉग्नाइज करेगा तो प्राइस बढ़ेगा, इसे ही वैल्यू फंड कहते हैं। Mr. Amit wants to invest in a mutual fund scheme. He has to give the request for purchase specifying the Mr. Amit म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। परचेस रिक्वेस्ट देते वक्त उन्हें क्या स्पेसिफाई करना होता है? पहला ऑप्शन है यूनिट्स ही वांट्स, दूसरा ऑप्शन है अमाउंट्स ही वांट्स टू इन्वेस्ट, तो तीसरा ऑप्शन है लॉट्स ही वांट्स। तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं एज ए इन्वेस्टर, अगर हम लोग सोचेंगे तो इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं? पहले यूनिट्स तो नहीं सोचते हैं, लॉट्स तो नहीं सोचते, यही सोचते हैं कितना अमाउंट से स्टार्ट करिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो इसका राइट आंसर है अमाउंट ही वांट्स टू इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड में परचेस रिक्वेस्ट अमाउंट के बेसिस पर होती है, यूनिट के बेसिस पर नहीं, क्योंकि यूनिट्स एनएवी के अकॉर्डिंग अलॉट होती है। जैसे एग्जांपल, अगर अमित इन्वेस्ट करे 10,000 और एनएवी हो 20 रुपए, तो यूनिट्स कितने मिलेंगे? 10,000 डिवाइड कर देंगे 20 से तो 500 यूनिट्स मिलेंगे। इन्वेस्टर को पहले से पता नहीं होता एनएवी क्या होगा, इसलिए इन्वेस्टर अमाउंट स्पेसिफाई करता है, यूनिट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। Which of the following is true for unclaimed dividend in mutual fund scheme? म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर डिविडेंड डिक्लेयर रह जाता है तो उस सिचुएशन में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है एसेट मैनेजमेंट कंपनी is expected to make a continuous effort to remind the investor to claim their dues. दूसरा ऑप्शन है the responsibility for ensuring that the dues are claimed lies with the distributor in a dividend plan. तीसरा ऑप्शन है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द ड्यूज आर क्लेम्ड लाइज सोली विद द इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू मेक ए कंटिन्यूअस एफर्ट टू रिमाइंड द इन्वेस्टर टू क्लेम देयर ड्यूज। एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टर को रिमाइंड करे कि उनका डिविडेंड पेंडिंग है। एएमसी इन्वेस्टर को लेटर या कम्युनिकेशन भेजकर इन्फॉर्म करती है। एएमसी को इन्वेस्टर को रिमाइंड भेजना चाहिए, अनक्लेम्ड डिविडेंड का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट में अनक्लेम्ड अमाउंट डिस्क्लोज करना चाहिए, ये सारे कुछ एएमसी को करना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट में क्या मेंशन होता है? कितना अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट है और कितने इन्वेस्टर ने क्लेम नहीं किया, यही दोनों चीज एनुअल रिपोर्ट में मेंशन होता है। When a mutual fund distributor impanels with an AMC, he has to sign a declaration for dash. जब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर किसी एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तो उसे किस चीज का डिक्लेरेशन साइन करना होता है? पहला ऑप्शन है डिक्लेयरिंग द रिबेट्स गिवन बैक टू द इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है इंश्योरिंग दैट ऑल एम्प्लॉयज हु आर सेलिंग म्यूचुअल फंड विल हैव मोर देन 1 AR इन कोड, तीसरा ऑप्शन है गारंटी ऑफ एडिंग ए मिनिमम ऑफ 25 इन्वेस्टर्स एवरी मंथ, चौथा ऑप्शन है कमिटमेंट टू अवॉइड बाय स्टैट्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस एंड सर्कुलर। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर वाला कमिटमेंट टू अवॉइड बाय स्टैट्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस एंड सर्कुलर। जब डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इम्पैनल होता है
तो उसे डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है कि वो सेबी रूल्स फॉलो करेगा, वो एम्फी गाइडलाइंस फॉलो करेगा, वो रेगुलेटरी सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। तो इसका राइट आंसर है कमिटमेंट टू अबाइड बाय स्टैट्यूटरी कोड गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स। Which of this is an important criteria for choosing either growth option or dividend option in the same mutual fund scheme? जब एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन अवेलेबल हो तो इन्वेस्टर को कौन सा फैक्टर देखकर चूज करना चाहिए? पहला ऑप्शन है रिटर्न ऑन द स्कीम, दूसरा ऑप्शन है फंड मैनेजर, तीसरा ऑप्शन है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है एसेट्स मैनेज बाय द स्कीम। तो इसका राइट आंसर है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर। ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन में मेजर डिफरेंट टैक्सेशन का होता है। इन्वेस्टर का टैक्स ब्रैकेट इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ ऑप्शन में डिविडेंड नहीं मिलता, प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो जाता है, एनएवी बढ़ता है। टैक्स कब लगता है? यूनिट सेल करने पर। और डिविडेंड ऑप्शन में एएमसी टाइम टाइम पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिविडेंड पर टैक्स लग सकता है। हाई टैक्स ब्रैकेट इन्वेस्टर यूजुअली ग्रोथ ऑप्शन प्रेफर करते हैं। तो इसका राइट आंसर है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर। A mutual fund scheme can invest dash of its net asset in the equity instrument of a single company. म्यूचुअल फंड स्कीम अपने टोटल नेट एसेट का कितना परसेंट एक ही कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है? पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 15% और चौथा ऑप्शन है 25%। तो इसका राइट आंसर है 10%। म्यूचुअल फंड स्कीम सिंगल कंपनी के इक्विटी में मैक्सिमम 10% नेट एसेट तक इन्वेस्ट कर सकती है। इसका पर्पस होता है डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क कंट्रोल। अगर फंड एक ही कंपनी में ज्यादा पैसा लगा दे तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए सेबी ने लिमिट रखी है 10%। If an investor claims his unclaimed redemption amount after 3 years, then the payment will be based on the अगर इन्वेस्टर अपना रिडम्पशन अमाउंट 3 साल के बाद क्लेम करता है तो पेमेंट किस एनएवी के बेसिस पर मिलेगा? पहला ऑप्शन है एवरेज ऑफ द एनएवी दैट इज करंट एनएवी एंड एनएवी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल रिडम्पशन, दूसरा ऑप्शन है करंट एनएवी, तीसरा ऑप्शन है एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स और चौथा ऑप्शन है एनएवी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल रिडम्पशन। तो इसका राइट आंसर एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टर रिडम्पशन का पैसा टाइम पर क्लेम नहीं करता तो उसके लिए रूल्स होते हैं। पहला रूल है अगर पैसा 3 साल के अंदर क्लेम करे तो पेमेंट मिलेगा प्रिवेलिंग एनएवी पर, मतलब कि करंट एनएवी पर और प्लस अनक्लेम्ड मनी पर जो इनकम अर्न हुई है। और दूसरा रूल है अगर पैसा 3 साल के बाद क्लेम करे तो पेमेंट मिलेगा एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स के बेसिस पर। इसके बाद एनएवी इंक्रीज होने पर भी इन्वेस्टर को बेनिफिट नहीं मिलता। एग्जाम्पल में जैसे कि रिडक्शन लगाया तो एनएवी उस टाइम है 100 रुपीज, 3 साल बाद एनएवी है 120 रुपीज और 5 साल बाद एनएवी है 150 रुपीज। अगर इन्वेस्टर 5 साल बाद क्लेम करे तो पेमेंट किस पे मिलेगा? 3 साल के बाद वाले एनएवी पे, मतलब कि पेमेंट मिलेगा 120 एनएवी के बेसिस पर, ना कि 150 एनएवी पर। तो उसको 20 रुपया जो हुआ, जो 2 साल का जो डिफरेंस में 20 रुपया बढ़ा, उस पर उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि प्रिवेलिंग एनएवी पर उसको पैसा नहीं मिल रहा है। 3 साल के अंदर जब इन्हें करेगा तो फिर उसको प्रिवेलिंग एनएवी में मिलेगा यानी करंट एनएवी, और 3 साल के बाद उसको एट द टाइम ऑफ 3 इयर्स के बेसिस पर मिलता है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। द चॉइस ऑफ बेंचमार्क फॉर ए डेट स्कीम कुड बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ डेट। म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क किस बेसिस पर चूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्कीम साइज, दूसरा ऑप्शन है स्कीम टाइप, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। और इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2, बोथ 2 एंड 3, बोथ 1 एंड 3 या फिर ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन राइट है। तो इसका राइट आंसर है बोथ 2 एंड 3। डेट स्कीम का बेंचमार्क मेनली दो चीजों पर डिपेंड करता है, स्कीम टाइप पर और इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स पर, इसलिए इसका राइट आंसर है बोथ 2 एंड 3। Unit holders have the right to inspect key documents like dash with respect to their mutual fund investment. म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होल्डर को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने के राइट होता है? पहला ऑप्शन है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है आरटीए एग्रीमेंट, तीसरा ऑप्शन है कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ट्रांसपेरेंसी और प्रोटेक्शन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के राइट दिए गए हैं, जैसे कि ट्रस्ट डीड, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट, आरटीए एग्रीमेंट
एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे डॉक्यूमेंट वो देख सकता है। वंस द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर प्लेज्ड, द यूनिट होल्डर, अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लेस्ड कर दी गई है तो यूनिट होल्डर्स क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। पहला ऑप्शन है कैन नॉट सेल द यूनिट्स, दूसरा ऑप्शन है कैन सेल द यूनिट्स बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट सेल द यूनिट्स बट कैन स्विच द यूनिट्स टू अनदर स्कीम, तीसरा और चौथा ऑप्शन है कैन नॉट डू एडिशनल परचेस इन द सेम अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट्स। जब इन्वेस्टर अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लेज करता है तो यूनिट्स बैंक या फिर एनबीएफसी के कंट्रोल में सिक्योरिटी के रूप में होती है। इस सिचुएशन में इन्वेस्टर यूनिट सेल नहीं कर सकता, इन्वेस्टर यूनिट स्विच भी नहीं कर सकता जब तक बैंक प्लेज रिटर्न एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर प्लेज रिलीज ना करे। तो इस चीज का राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट। Among equity funds, focused funds carry dash risk as compared to diversified funds due to focused equity fund का risk diversified fund के comparison में कैसा होता है और क्यों। पहला ऑप्शन है लोअर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, तीसरा ऑप्शन है लोअर एंड लोअर एक्सपेंसेस ऑफ द फंड, चौथा ऑप्शन है हायर एंड इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज। तो इसका राइट आंसर है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड फंड में क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट और रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। जैसे कि 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किए, अगर 5 कंपनीज गिर भी जाए तो इम्पैक्ट कम होता है। लेकिन फोकस फंड में मैक्सिमम 30 स्टॉक ही होता है, पोर्टफोलियो हाई कंसंट्रेटेड होता है। 30 कंपनी में अगर इन्वेस्ट किए हैं और उसमें से 5-6 स्टॉक अगर गिर जाए तो पोर्टफोलियो पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए इसका राइट आंसर है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। Which of the following function can an asset management company do in house? एएमसी कौन सा फंक्शन खुद कर सकती है। पहला ऑप्शन है कस्टोडियल सर्विस, दूसरा ऑप्शन है ब्रोकिंग, तीसरा ऑप्शन रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो इसका राइट आंसर है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। एएमसी आरटीए का काम खुद भी कर सकती है या किसी एक्सटर्नल आरटीए कंपनी को अपॉइंट कर सकती है, जैसे कि कैम्स के फिनटेक। लेकिन एएमसी चाहे तो ये काम इंटरनली भी हैंडल कर सकती है। आरटीए क्या काम करता है, आरटीए इन्वेस्टर रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जैसे कि इन्वेस्टर अकाउंट रिकॉर्ड्स, यूनिट अलॉटमेंट, रिडक्शन प्रोसेस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। Which debt scheme of mutual fund invest only in debt securities where money will be repaid within 91 days? कौन सा म्यूचुअल फंड डेट स्कीम सिर्फ उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज के अंदर होती है। पहला ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, दूसरा ऑप्शन है मीडियम टर्म डेट फंड, तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। इसका राइट आंसर है लिक्विड फंड्स का ही मैच्योरिटी 91 डेज होता है। लिक्विड फंड एक शॉर्ट टर्म डेट फंड कैटेगरी होती है। लिक्विड फंड सिर्फ उन डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज तक होती है। लिक्विड फंड इन्वेस्ट करते हैं किसमें, ट्रेजरी बिल में, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो इसका राइट आंसर है लिक्विड फंड्स 91 डेज मैच्योरिटी। Which exam has to be cleared to get the employee unique identification number from MP? एमपी से एम्प्लॉय यूनिक नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के लिए कौन सा एग्जाम पास करना जरूरी होता है। पहला ऑप्शन है सेबी 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, दूसरा ऑप्शन है एमफी 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, तीसरा ऑप्शन है एनआईएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और चौथा ऑप्शन है एनआईएसएम 5B म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। EUIN लेने के लिए पहले एम्प्लॉय को एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसके लिए अभी आप लोग पढ़ रहे हैं एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम क्लियर करना। उसके बाद एम्प्लॉय एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम पास करता है जब, फिर एमफी में रजिस्ट्रेशन होता है और फिर एमफी EUIN अलॉट करता है। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। एन एडेंडम हैज टू बी इशूड फॉर चेंजेस इन, एडेंडम किस डॉक्यूमेंट में चेंज होने पर इशू किया जाता है। पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है हाफ ईयरली रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है
स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट SID सीड। अगर सीड में कोई चेंजेस होता है तो एएमसी को एडेंडम इशू करना पड़ता है, एएमसी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सीड। विच ऑफ दिस फंड विल जनरली हैव ए हायर फंड मैनेजमेंट कॉस्ट? कौन सा फंड जनरली सबसे ज्यादा फंड मैनेजमेंट कॉस्ट चार्ज करता है? पहला ऑप्शन है डेट फंड, दूसरा ऑप्शन है पैसिव इक्विटी फंड, तीसरा ऑप्शन है एक्टिव इक्विटी फंड और चौथा ऑप्शन इक्विटी इंडेक्स फंड। तो तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो एक्टिव इक्विटी फंड, मतलब इस फंड को मैनेज करने के लिए फंड को ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है, जिसके कारण इसका मैनेजमेंट कॉस्ट हाई होता है। तो इसका राइट आंसर है एक्टिव इक्विटी फंड। एक्टिव इक्विटी फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, कंपनीज का रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, स्टॉक बाय और सेल करना, पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना। इस वजह से जो रिसर्च कॉस्ट होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कॉस्ट सब ज्यादा होता है, इसलिए एक्टिव इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो जनरली ज्यादा होता है। Which of these information is not contained in the scheme information document SID? SID में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है रिस्क फैक्टर ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है पोर्टफोलियो फीचर्स। तो इसका राइट आंसर है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड्स है, ये इंफॉर्मेशन सीड में नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन मिलती है फंड फैक्ट सीट में, क्योंकि पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए उसे सीड में फिक्स नहीं किया जाता और सीड इशू होता है एवरी 6 मंथ। दैट्स व्हाई उसको सीड में नहीं डाला जाता, उसको फंड फैक्ट सीट में, फंड फैक्ट सीट मंथली बेसिस पर इशू किया जाता है। बट ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं, ये वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया जाता है। Identify the false statement with respect to benchmark for mutual fund scheme. म्यूचुअल फंड बेंचमार्क के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला ऑप्शन ए मल्टी कैप फंड कैन हैव ए निफ्टी 500 इंडेक्स एट इट्स बेंचमार्क, दूसरा ऑप्शन है ए मल्टी कैप फंड कैन हैव ए बीएसई सेंसेक्स एट इट्स बेंचमार्क। तो ओनली ए इज फॉल्स, ओनली बी इज फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ओनली बी इज फॉल्स। आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। निफ्टी 500 मतलब लार्ज कैप भी है, उसमें मिड कैप भी है और स्मॉल कैप स्टॉक भी है। मल्टी कैप फंड इन्वेस्ट करता है किसमें? लार्ज कैप में भी करता है, मिड कैप में भी करता है, स्मॉल कैप में भी करता है, इसलिए निफ्टी 500 एक परफेक्ट बेंचमार्क है मल्टी कैप फंड के लिए, इसलिए स्टेटमेंट ए सही है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा फॉल्स है। अब दूसरा ऑप्शन है बीएसई सेंसेक्स में सिर्फ 30 लार्ज कैप कंपनीज होती है, सिर्फ लार्ज कैप एक्सपोजर मिड स्मॉल कैप कवर नहीं करता, लेकिन मल्टी कैप फंड में लार्ज भी होता है, मिड भी होता है, स्मॉल कैप होते हैं, इसलिए सेंसेक्स मल्टी कैप के लिए सुटेबल बेंचमार्क नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट बी जो है वो गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ओनली बी इज फॉल्स। Diversified equity funds are less risky compared to thematic funds in term of desk risk. पहला ऑप्शन है ड्यूरेशन, दूसरा ऑप्शन है साइज, तीसरा ऑप्शन है कंसंट्रेशन, चौथा ऑप्शन है स्टाइल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो होता है वो थीमेटिक फंड के कंपैरिजन में किस टाइप के रिस्क कम रिस्की होते हैं, किस टाइप के रिस्क में कम रिस्की होते हैं। तो इसका राइट आंसर है कंसंट्रेशन। थीमेटिक फंड क्या हो गया, ये सिर्फ एक ही थीम या सेक्टर पर फोकस करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, आईटी, इसलिए इसका इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेटेड होता है। और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो होता है ये अलग अलग सेक्टर, बैंकिंग, आईटी, एफएमजीसी, फार्मा में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसका रिस्क स्प्रेड हो जाता है, डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो मतलब थीमेटिक फंड में कंसंट्रेशन रिस्क ज्यादा होता है और डाइवर्सिफाइड फंड में कंसंट्रेशन रिस्क कम होता है। तो इसका राइट आंसर है कंसंट्रेशन। When does the market price of closed-end mutual fund scheme coverage with the NAV price? Closed-ended mutual fund का market price कब NAV के बराबर होता है? पहला ऑप्शन है during the new fund offer, दूसरा ऑप्शन है before the new fund offer, तीसरा ऑप्शन है towards maturity, चौथा ऑप्शन है it never coverages। तो इसका राइट आंसर है towards maturity। मैच्योरिटी आते ही प्राइस और NAV मिल जाते हैं। जब फंड मैच्योरिटी के पास आता है इन्वेस्टर को पता होता है कि मैच्योरिटी पर एनएवी के हिसाब से पैसा मिलेगा, मार्केट प्राइस धीरे धीरे एनएवी के पास आने लगता है, डिफरेंस कम हो जाता है, इंड में मार्केट प्राइस इक्वल हो जाता है एनएवी के। जैसे कि एनएवी 100 रुपीज और मार्केट प्राइस 90 रुपीज है, जैसे ही मैच्योरिटी पास आएगी
तो वो मार्केट प्राइस 90 से 95 हो जाएगा, फिर 98, और जो उसका एनएवी 100 के इक्वल हो जाएगा जैसे मैच्योरिटी आएगा। तो फाइनली इक्वल हो जाता है दोनों मैच्योरिटी के टाइम पे। The net asset value of a segregated portfolio has to be declared on segregated portfolio का एनएवी कितनी फ्रीक्वेंसी पर डिक्लेयर किया जाता है। पहला ऑप्शन है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट, दूसरा ऑप्शन है वीकली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट, तीसरा ऑप्शन है मंथली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट, और चौथा ऑप्शन है एनएवी नीड टू बी डिक्लेयर्ड। तो इसका राइट आंसर है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है? जब डेट फंड में क्रेडिट इवेंट होता है, जैसे कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, तो उसे रिस्की एसेट को अलग कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का एनएवी डेली बेसिस पर डिक्लेयर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट। Dash is not included in the fundamental attributes of a mutual fund scheme. म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती? पहला ऑप्शन है एग्जिट लोड, दूसरा ऑप्शन है लिक्विडिटी प्रोविजन सच एज लिस्टिंग रीपर्चेस रिडक्शन, तीसरा ऑप्शन है एग्रीगेटेड फीस एंड एक्सपेंस चार्ज टू द स्कीम, चौथा ऑप्शन है एनी सेफ्टी नेट और गारंटी प्रोवाइडेड। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड्स। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये वो कोर फीचर्स होते हैं जो स्कीम को डिफाइन करते हैं। सेबी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में आता क्या क्या है? स्कीम के टाइप, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, लिक्विडिटी मतलब कि रिडक्शन और लिस्टिंग, फीस एंड एक्सपेंसेस, सेफ्टी नेट एंड गारंटी। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में नहीं आते हैं। What is the purpose of credit enhancement in case of securitized transaction? Securitization transaction में क्रेडिट इनहेंसमेंट का पर्पस क्या होता है? पहला ऑप्शन है पेमेंट ऑफ हायर कूपन, दूसरा ऑप्शन है जनरेटिंग कैपिटल गेन, तीसरा ऑप्शन है हायर क्रेडिट वर्थनेस। तो इसका राइट आंसर है हायर क्रेडिट वर्थनेस। क्रेडिट इनहेंसमेंट क्या होता है? जब लोन या एसेट्स को सिक्योरिटाइज किया जाता है, मतलब बंडल बनाकर इन्वेस्टर को दिया जाता है, तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ मेथड यूज किए जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट इनहेंसमेंट। इसका मेन पर्पस होता है रिस्क कम करना, डिफॉल्ट का रिस्क रिड्यूस करना, रेटिंग इंप्रूव करना, मतलब इन्वेस्टमेंट को ज्यादा सेफ और रिलायबल बनाना। अगर किसी लोन पूल की रेटिंग है ट्रिपल बी, तो क्रेडिट इनहेंसमेंट के बाद वो ए हो सकता है या फिर डबल ए में कन्वर्ट हो सकता है। इससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है हायर क्रेडिट वर्थनेस। When is the scheme information document updated? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंटली कब अपडेट होता है? पहला ऑप्शन है एवरी ईयर, दूसरा ऑप्शन है एवरी मंथ, तीसरा ऑप्शन है एवरी 2 ईयर, चौथा ऑप्शन है एवरी 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर है एवरी 6 मंथ। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को हर 6 महीने यानी कि हाफ ईयरली अपडेट करना होता है, सितंबर एंड तक या फिर मार्च एंड तक, मतलब साल में 2 बार, ईयरली 2 बार अपडेट किया जाता है। विच ऑफ दिस इज ए पैसिव फंड? इनमें से कौन सा फंड पैसिव फंड है? पहला ऑप्शन है गोल्ड सेक्टर फंड, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, चौथा ऑप्शन है गिल्ड फंड। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है ईटीएफ, वो पैसिव फंड होता है। तो इसमें ईटीएफ कौन सा? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ईटीएफ। तो इसका राइट आंसर है ओनली सी। पैसिव फंड क्या होता है? इंडेक्स को कॉपी करता है पैसिव फंड। फंड मैनेजर एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन नहीं करता, रिटर्न बेंचमार्क के इक्वल रहता है, जैसे कि निफ्टी इंडेक्स हो गया, ईटीएफ हो गया। गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है, ये इंडेक्स को फॉलो करता है, इसलिए ये पैसिव फंड होता है।